नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपको मालूम है कि जो कांग्रेस पार्टी है, ये सबसे ज़्यादा करप्ट पार्टी है और सबसे ज़्यादा गंद इन्होंने भारत में लगाया हुआ है। और जो ये काम खुद करते हैं, ये उसके एलिगेशन दूसरों के ऊपर लगाते हैं। आज की डेट में आपने सुना होगा कि ये हमेशा बोलते हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, यहाँ पर डेमोक्रेसी रही नहीं, इंस्टीट्यूशंस का कत्ल हो गया है, हर चीज़ के ऊपर जो बीजेपी है, उन्होंने अपना कंट्रोल किया हुआ है। मैं आज आपको बताता हूँ कि इनकी हरकतें ऐसी हैं कि इन्होंने हमेशा ही डेमोक्रेसी को खतरे में रखा, अपनी जूती की नोक पे रखा। और जो जजेस थे, उन्हें ये जानबूझ के उन्हीं को रखते थे जो इनकी भाषा बोलते थे, बाकियों को इन्होंने साइडलाइन किया हुआ था। और जैसी आपको पता है कि पेरेंट्स होते हैं, बच्चे भी वैसे निकलते हैं। आज राहुल गांधी जो कुछ बोल रहा है, इसके बीज इसी की दादी यानी कि इंदिरा गांधी ने डाले हुए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। 1973, आपको याद है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस वक्त उन्होंने अपॉइंट किया था जस्टिस एन रे को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको बनाया था। और ये भी क्योंकि जब वहाँ पे जब लिस्ट थी, उसमें सीनियर जजेस ऑलरेडी थे, जैसे कि एस एम शेलात थे, हेगड़े जी थे, गोरवर जी थे, उनके सामने थे, लेकिन इन्होंने उन्हें बनाया। और जो बाकी के तीनों जजेस थे, इन्होंने रिजाइन भी कर दिया गुस्से में आकर। भाई, जब हमारी लिस्ट में हमारा नाम है, हमें बनना चाहिए था, आपने उठाकर उसे बना दिया। और इसके बाद जब पार्लियामेंट में कांग्रेस से पूछा गया कि आपने ये तीनों जजेस थे, इनको क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने बोला हमारा काम है, गवर्नमेंट को डिसाइड करने का हक है, और हमारा काम है कि हम किसको बनाएं सीजीआई, किसको ना बनाएं। क्यों? और हम उन्हीं को बनाएंगे जो हमारी आइडियोलॉजी के क्लोज होगा, यानी कि जो हमारी भाषा बोलेगा। और आज राहुल गांधी क्या बोलता है कि जुडिशरी के पास इंडिपेंडेंस ही नहीं है। भाई, तेरी दादी तो अपने चूज किए हुए जो थे करप्ट, उन्हीं को बढ़ाती थी। फिर 1975 में जस्टिस जगमोहन आए। इन्हें एक वर्डिक्ट देना था। वर्डिक्ट था जो इलेक्टोरल करप्शन थी ऑफ राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। अब उसे कॉल आया जस्टिस के पास, सिन्हा जी के पास, कि भैया अगर तुमने इंदिरा गांधी के खिलाफ वर्डिक्ट दिया, फैसला दिया, तो अपनी वाइफ को बोल देना कि इस साल करवा चौथ का व्रत रखने की जरूरत नहीं है। तो जस्टिस सिन्हा जी ने बोला बड़े आराम से कि मैडम, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ 2 महीने पहले ही स्वर्गवास हो चुकी है, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। और जस्टिस सिन्हा ने उस वक्त एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया था, जो आज भी एक एग्जाम्पल बना हुआ है भारत के अंदर। और इस जजमेंट के बाद जो पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वो हिल गई। और अपनी गवर्नमेंट को गिरने से बचाने के लिए एक इमरजेंसी पूरे देश के ऊपर लगा दी गई, जिसके अंदर सारी मीडिया, सारे जितना भी निज़ाम था, सबको जेल में डाल दिया गया। क्यों? ताकि इंदिरा को बचाया जाए। भाड़ में गया देश हमारा, इंदिरा बचनी चाहिए। उसके बाद 1976 यानी कि 1976 में ए एन रे जो थे, इन्होंने फेवर जो दी थी इंदिरा गांधी की, उसे रिपेमेंट करी। कैसे? क्योंकि जो गांधी जी का, इसका इंदिरा गांधी का केस था शिवकांत शुक्ले वर्सेस एडीएम जबलपुर। और उस बेंच में उन्होंने खड़ा किया अपने आप ही, और सारे के सारे जो शिवराज जी के फंडामेंटल राइट्स है, उन्हें ही खत्म कर दिया। उसमें एक जज थे जो कि बहुत ब्रेव थे उस बेंच के अंदर, उनका नाम था जस्टिस एच आर खन्ना। उन्होंने बोला फेलो चीफ जस्टिस को कि क्या ये जजमेंट्स और ये हरकतें करने के बाद तुम कभी अपना चेहरा आईने में देख पाओगे? आप सोच के देखिए, उस वक्त जस्टिस थे ए एन रैना, रे, खन्ना, बेग और वाई वी चंद्रचूड़ और भगवती जी। ये लोगों को भी उस बेंच में शामिल किया गया। जितने ये लोग थे, ये सारे के सारे जो चीफ जस्टिस की लिस्ट होती है उसके अंदर आए। लेकिन जो एक नाम नहीं था, वो था जस्टिस एच आर खन्ना, क्योंकि उन्होंने आईना दिखाने की बात करी थी बाकी जजेस को, उन्हें इंक्लूड ही नहीं किया गया, उन्हें पनिश किया गया। जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, यानी कि इंदिरा की गवर्नमेंट थी, और जस्टिस एम एच बेग जो थे, जो उनसे भी निचले रैंक के आदमी थे, सीनियरिटी में भी और एक्सपीरियंस में,
उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। ये कंडीशन थी इंडिया की डेमोक्रेसी की, कांग्रेस के रूल के अंडर। और यही जज है M.H. बेग, जो बाद में डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेरल्ड, जिसके ऊपर आज भी ये चक्कर खा रहे हैं, जमानत पे हैं, उसको बनाया गया डायरेक्टर रिटायरमेंट के बाद। और नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर, ये वही न्यूज़पेपर है जिसमें स्कैम किया गया सोनिया गांधी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से बेशर्मी की तरह, और बेल के ऊपर आज भी बाहर हैं और अपीयर ही नहीं होते हैं जब डेट आती है। ये जो पेपर था नेशनल हेरल्ड, ये कांग्रेस का पेपर था पूरी तरह से, और ये कांग्रेस की ही भाषा बोलते थे। जैसे इन्होंने NDTV में, आपको मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कैसे चिदम्बरम ने $40 मिलियन NDTV में लगाए थे, और NDTV हमेशा कांग्रेस की ही भाषा बोलता था। इसलिए मैंने NDTV का नाम रखा था नेहरू डायनेस्टी टीवी, क्योंकि इन्हीं की भाषा थी। और आप सोच के देखिए, जो जस्टिस थे HM बेग, इन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया था जब इन्होंने नेशनल हेरल्ड में डायरेक्टर बनने की पोजीशन को एक्सेप्ट किया था। और जब राहुल गांधी, जब इससे पूछा जाता है कि भैया थ्रेट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आपको बोलना चाहिए, तुम तो थ्रेट टू द कंट्री हो, इंस्टीट्यूशन तो बहुत देर की बात है। और जब इससे पूछा जाता है कि भैया तुम पहले बताओ कि जो तुम्हारी दादी थी उसने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये इतने महान महान काम किए थे, उसका आंसर क्या है, तब ये पतली गली से भाग जाता है। तब कहता है जो हुआ सो हुआ। इनकी पार्टी के लोग ही बोलते हैं ना, जो हुआ सो हुआ। और ये दोस्तों, ये मुद्दा यहीं पर ख़त्म नहीं होता। इंदिरा गांधी दोबारा से 1980 में वापस आई, और यही M.H. बेग, इनको चेयरमैन बनाया गया मिनॉरिटी कमीशन का, देख लीजिए आप। और वो उस पोजीशन में 80 से लेके 88 तक वो रहे, और उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया जब राजीव गांधी आए थे। और मैं आपको दोबारा से हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। 1962 एक और केस था, उसमें जज थे जज बहरुल इस्लाम। वो बड़े फोर फ्रंट में आए, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है ये वाला, जो आपको पता होना चाहिए। ये इस बंदे का, मिस्टर इस्लाम, ये MP थे राज्यसभा के कांग्रेस की तरफ से ड्यूरिंग 1962। और ये इन्होंने उसके बाद MP बनने के बाद ये उस राज्यसभा के, ये लोकसभा के लिए लड़े भी, लेकिन ये वहाँ पर हारे गए। तो दोबारा से इन्हें MP बनाया गया राज्यसभा का 1968 में कांग्रेस की तरफ से। अब समझ सकते हैं, बड़ा ही आसान है कांग्रेस के लिए। इन्होंने रिजाइन किया राज्यसभा से 1972 में, और इन्हें जज बनाया गया गुवाहाटी हाई कोर्ट का। आप टाइमलाइन देख रहे हैं, पहले राज्यसभा का, लोकसभा में नहीं पहुंच सका, दोबारा से राज्यसभा में, उसके बाद जज बना दिया गुवाहाटी हाई कोर्ट में। वो रिटायर हुए 1980 में। तब इंदिरा गांधी दोबारा से पावर में आई 1980 में, और यही मिस्टर इस्लाम को क्या दिया गया टाइटल, जस्टिस बहरुल इस्लाम, और डायरेक्टली जज बना दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये कब हुआ, 9 महीने रिटायरमेंट के बाद फ्रॉम हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी। ये है इंदिरा गांधी का पूरा चिट्ठा। और इंदिरा गांधी हमेशा ही चाहती थी कि जो जजेस हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो उसके कंट्रोल में रहें पूरी तरह से। तभी इन्होंने, इसी फैमिली ने कॉलेजियम सिस्टम बनाया, अपने लिब्रांडुओं को, जो इनकी ही भाषा बोलते हैं, उन्हें जज बना के कॉलेजियम सिस्टम दे दिया कि आप चोर इकट्ठे मिलकर अपने ही बरादरी के लोगों को हमेशा ही जज बनाते रहो, ताकि किसी और को फैसला ही ना आए किसी और के फेवर में। और देखिए उस टाइम क्या हुआ, आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, एलिगेशंस थे इंदिरा गांधी के ऊपर, और कांग्रेस चाहती थी कि जो इमरजेंसी के जो केसेस हैं वो सुने ही ना जाएं, अगर सुने जाएं तो इनके बिठाए हुए जजेस के कोर्ट में ही सुने जाएं। इसीलिए जो ये जज थे इस्लाम जी, ये बड़े ज़रूरी थे इंदिरा गांधी के लिए, और उन्होंने इंदिरा गांधी की फेवर में ही सारी जजमेंट्स दी। और जो ये सो कॉल्ड जज इस्लाम है, इन्होंने भी अपनी पोजीशन से रिज़ाइन किया 1 महीने बाद, जब ये सारी जजमेंट्स हो गई, और दोबारा से ये इलेक्शन लड़े। एक असम से किसी कोई जगह से इलेक्शंस इन्होंने लड़े कांग्रेस की टिकट के ऊपर। अब आप सोच के देखिए, ये सारा कुछ आपको जोक नहीं लगता डेमोक्रेसी में? तभी मैं बार बार बोलता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक जोक बन गई है,
और जब जितना मैं इसको खुरेदता हूँ इनकी हिस्ट्री को, मैं दंग रह जाता हूँ कि कैसे-कैसे इन्होंने कुकर्म करे हैं। लेकिन तब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, कोई भी चीज़ बाहर नहीं आती थी और न्यूज़पेपर सारे इन्होंने अपने कंट्रोल में रखे हुए थे। टीवी था नहीं और वहाँ पर भी गवर्नमेंट की ही भाषा बोली जाती थी। इलेक्शंस थे, वो 1 साल तक नहीं हो सकते थे उस वक़्त। और ये जो आदमी है, इसको ऐसे-ऐसे फ़ेवर करे गए हैं इन्होंने, सिर्फ़ इसलिए कि इसकी भाषा बोलता था कांग्रेस की। इलेक्शंस में अभी 1 साल का टाइम और पड़ा हुआ था। इन्होंने क्या किया, दोबारा से उसे एमपी बना दिया राज्यसभा का, कांग्रेस की साइड से। इस तरह कांग्रेस ने जो है बेईमानियाँ करी हैं, शुरू से लेके अब तक। नेहरू ने भी, मैंने वीडियो बनाया था, कैसे जो पहली बूथ कैप्चरिंग थी, वो नेहरू ने शुरू करी थी। पहली इलेक्शन में ये अपने एजेंडे के ऊपर आ गए थे। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की सरकार जीत गई थी, मुसलमान इनका हार गया था और उसको जिताने के लिए इन्होंने धांधली करी बुरी तरह से। आज कांग्रेस छाती पीटती है डेमोक्रेसी के लिए और ये पार्टी खुद है जिसने डेमोक्रेसी का गला 47 से लेके आज तक इन्होंने घोटा है। मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। ये क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इनके अंदर खून हिंदुओं का है ही नहीं। ये हिंदुओं को धोखा देने के लिए हमारे नाम यूज़ करते हैं। गांधी, नेहरू, भई पूरे दुनिया में आपको कोई और दूसरा नेहरू नाम का आदमी दिखता है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि नेहरू नाम की कोई चीज़ पैदा ही नहीं हुई। ये जानबूझ के इन्होंने अपना नाम चेंज किया था क्योंकि मुसलमानों के अगेंस्ट पूरा भारत था। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को ही शिफ्ट कर लिया और ये मुसलमान से हिंदू बन गए। ये तो बाबर की औलाद हैं ये सारी। और आपने देखा होगा कभी भी हिंदू मुसलमान का नाम रखकर काम नहीं करेगा। लेकिन मुसलमान हमेशा ही, आप सोशल मीडिया ले लीजिए, कोई भी काम होगा, वो अब्दुल अपने आप को अब्दुल नहीं बताएगा। वो हमेशा हिंदू नाम बताएगा और हमें धोखा देगा। ये है फ़र्क हिंदुओं में और मुसलमानों में। ये तो अपने नाम चेंज करके कभी भी कुछ भी काम करा लीजिए। मुद्दा आज मुसलमान हिंदू का नहीं है, मुद्दा है कांग्रेस का और इनके डीएनए का। ये अभिशाप है हमारे देश के ऊपर और हिंदुओं और सनातन के ऊपर सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट कांग्रेस पार्टी रही है 47 से लेके अब तक। जब आपने धर्म के बेस के ऊपर 2 कंट्री बना दी है, उन्होंने इस्लामिक कंट्री अपने आप को कबूल कर लिया। आपने नेहरू ने हमारे देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बोला और यहाँ पर गज़वे हिंद का प्रोग्राम चलाता रहा और इन्हीं की फेवर में सारी जजमेंट्स करता रहा। क्यों? इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी आंखें खुलें। एक जो आखिरी इनका वंशज है बाबर का, जिसको हम राहुल गंदगी बोलते हैं, है तो ये राहुल खान ही, और इसने जो काम कर रहा है ये इसका आखिरी, इनका वंशज का ये आखिरी होना चाहिए। अब कांग्रेस को अब और बर्दाश्त ये देश नहीं कर सकता। दोस्तों, इस मुहिम में मेरा साथ दें और इनका पर्दाफाश करते रहें। इनके मुंह के ऊपर अब हंसने का टाइम आ गया है और 24 के अंदर इन्हें 10 सीटों से भी कम पे समेट देना चाहिए ताकि ये सारे पैक करें अपने बैग को और ये इटली भाग जाएं नानी के घर। इनको नानी याद दिलानी है अब, और कोई चारा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.